अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। यहाँ पर जो है वो हम 10th क्लास की फिज़िक्स की बुक को जो है वो डिस्कस करेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की। तो उसके जो है वो जितने भी यहाँ पर 10th क्लास के रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट होंगे वो यहाँ पर आपको जो है वो दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फिज़िक्स की जो है वो 10th क्लास की बुक को। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी फिज़िक्स की 10th क्लास की बुक के अंदर जो है वो चैप्टर्स कितने हैं। तो आपकी फिज़िक्स की बुक के अंदर जो है वो टोटल 9 चैप्टर्स हैं। तो 9 चैप्टर की काउंटिंग जो है वो 10 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप फर्स्ट 9 जो है वो 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी बुक के अंदर फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। इस चैप्टर को जो है वो हम आज के लेक्चर में स्टार्ट भी करेंगे। यहाँ पर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बताया जाएगा। ये आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या एक्सप्लेन किया जाएगा। चैप्टर नंबर 11 जो है वो है अबाउट साउंड। साउंड क्या होती है, साउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ऑडिबल साउंड क्या होती है, जो आप बात सुन सकते हैं, वो कितनी होती है। तो हम साउंड से रिलेटेड जो है इसके इफेक्ट, इसकी प्रॉपर्टीज सारे जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये फिजिक्स की एक ब्रांच भी है जो कि आपने 9th क्लास की जो है वो अंदर देखा भी होगा कि फिजिक्स की एक ब्रांच दैट इज कॉल्ड साइंस। तो साउंड जो है वो एक ब्रांच भी है। ठीक है। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 12 जो है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसके अंदर जो है वो हम लेंस से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड, उनके इफेक्ट्स, उनके बनने वाले इमेजेस, उससे बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। 13 जो है वो आपके पास चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके अंदर जो है वो हम स्टैटिक जो है वो चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी जो है वो रेस्ट के अंदर क्या इफेक्ट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है इस पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। उसके अंदर हम करंट को जो है वो डिस्कस करेंगे, क्या होता है करंट, वोल्टेज वगैरह, रेजिस्टेंस वगैरह, उसकी डिस्कशन जो है वो इसके अंदर की जाएगी। चैप्टर नंबर 15 जो है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये भी आपने जो है वो 9th क्लास की बुक के अंदर पढ़ा होगा। जिसकी एक ब्रांच है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो है वो आपस में रिलेशन और उसके बारे में जो है वो ताल्लुक, उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक हो गया। 16 चैप्टर जो है दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अंदर जो है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नोट गेट क्या होता है, नैंड क्या होता है, एक्सोर क्या होता है। इसके अंदर कुछ बूलियन अलजेब्रा के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास 17 चैप्टर है दैट इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी भी इसको कहते हैं। ये आपके पास टोटली कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो काम होगा कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे होती है, इस पूरी वर्ल्ड वाइड के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होती है। तो हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और इस बुक के अंदर जो आपका लास्ट चैप्टर होगा दैट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर दो ब्रांचेज है वो एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, दोनों को कंबाइन करके थोड़ा थोड़ा जो है बताया गया है। तो इसके अंदर हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ रेडियो एक्टिव आइसोटोप के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो है हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे, एटॉमिक बॉम्ब कैसे एक्सप्लोजर करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी फिजिक्स की क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो आज जो है वो हम इसमें से चैप्टर नंबर 1 दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके चैप्टर के अंदर जो है वो हम देखते हैं जी कंटेंट क्या क्या है, आप जो है वो क्या क्या इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो मेन हेडिंग्स है दैट इज फर्स्ट वन इज वाइब्रेशन, आप वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसकी कुछ एप्लीकेशंस वगैरह का जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है हम देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन को देखेंगे कि ऑसिलेशन का दूसरा नाम वाइब्रेशन ही होता है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। तो वाइब्रेशन के अंदर जो है वो डैम मतलब खराबी कैसे पैदा होती है, रुक कैसे जाती है, ये डिस्कस देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वेव मोशन के बारे में कि वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम कुछ वेव्स के टाइप्स देखेंगे, मैकेनिकल वेव्स के टाइप्स देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो है हम रिपल टैंक का टॉपिक जो है वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। यहां तक आपका जो है चैप्टर नंबर 1 होगा। ठीक है। हमने आज के लेक्चर के अंदर जो है वाइब्रेशन को डिस्कस करना है, और इसके अलावा हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना है विद वन एग्जांपल। ठीक है, विद वन सिस्टम। तो आज का हम लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है सबसे पहले हम चैप्टर का कंटेंट नंबर 1 दैट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं। देखिए जब भी वाइब्रेशन का नाम लिया जाता है, देखिए वाइब्रेशन को डिस्कस करेंगे, तो जब भी वाइब्रेशन का नाम लिया जाता है तो आपको पता लगना चाहिए, आपके जहन में क्या आता है। आपके जहन में ये आता है कि जो है वो मोबाइल की वाइब्रेशंस कैसे होती है, जगह पर जो है वो बार बार जो है मूवमेंट दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, कुछ इस तरह आपके जहन में जो है वो आता होगा। तो यहाँ पर जो है हम प्रॉपर वे में वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेशन होती क्या है। तो देखिए वाइब्रेशन की डेफिनेशन, अ बॉडी इज सेड टू बी वाइब्रेशन, एक जिस्म को उस वक्त वाइब्रेशन में कहा जाता है इफ इट मूव बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो अबाउट अ पॉइंट, मतलब वो एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो मूव करे। मतलब एक फिक्स पॉइंट है, उसके टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे जो है मूव करे। बैक एंड फोर्थ का मतलब यही आगे पीछे। ठीक है। तो एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द जो है वो मूवमेंट, वो उसकी क्या कहलाती है, वाइब्रेशन कहलाती है। देखिए जब आपका फोन वाइब्रेशन में होता है तो वो भी क्या करता है, वो अपनी जगह पर रहते हुए जो है वो यूं वाइब्रेशन हिलता रहता है। तो ये आपके पास एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट वाइब्रेशन है, दैट इज एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो टू एंड फ्रो मोशन है। तो ये टू एंड फ्रो मोशन एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट क्या कहलाती है, वाइब्रेशन कहलाती है। ठीक हो गया। वाइब्रेशन का दूसरा नाम ऑसिलेशन भी है।
ऑसिलेशन भी वाइब्रेशन का ही नाम है। अगर हम ऑसिलेशन पढ़े वाइब्रेशन पढ़े तो बात एक ही है कि एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास इसी वाइब्रेशन की एक स्पेशल काइंड जो है दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। डेफिनेशन नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक ऑसिलेशन या वाइब्रेशन की एक स्पेशल काइंड है। ठीक हो गया। अच्छा जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता हूँ। आपके पास जो स्पाइडर होता है, इस वाइब्रेशन को बहुत ज्यादा जो है वो यूज किया जाता है। एक स्पाइडर जो होता है, वो स्पाइडर अपने जो है वो प्रे को, मतलब शिकार को जो है वो कैसे फाइंड करता है कि यहाँ पर उसका शिकार है। देखिए, जब वो अपना जाला बुन लेता है तो वो जाले के ऊपर जो है वो स्पाइडर जो है बैठा होता है। ठीक है, जैसे ही उस जाले में आके कोई प्रे या शिकार जो है वो फंसता है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो है उसके जाले में जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। उसकी वाइब्रेशन की वजह से स्पाइडर को पता लग जाता है कि मेरे जाले में जो है वो कोई शिकार फंस चुका है, प्रे फंस चुका है। तो इसी वाइब्रेशन की वजह से जो है वो स्पाइडर शिकार करता है। ठीक है, तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा जो है वो यूज भी होती है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को। तो सिंपल हार्मोनिक की डेफिनेशन आपको इस पेज नंबर 5 पर मिलेगी। ठीक है, आपकी बुक के पेज नंबर 5 पे ये आपको ब्लॉक के अंदर जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। इस डेफिनेशन को पहले जरा पढ़ते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या कहती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर, सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। देखें, हम जब किसी जिस्म पर कोई फोर्स लगाते हैं, वो उस जिस्म के जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय करेगी, जो डिस्टेंस तय करेगी, वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या है? देखें, आप जिस जिस्म को जितनी ज्यादा फोर्स लगाकर मूव करवाएंगे, वो उतना ही जो है वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। बात तो ठीक है। आप थोड़ी फोर्स लगाएंगे, वो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे, वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। मतलब उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड क्या होनी चाहिए? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन वो पोजीशन होती है जहां पर वो जिस्म पहले पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहां पर आप देखें, एक पेंडुलम की एग्जांपल से आपको समझ आएगी। ये एक पेंडुलम जो है वो पी पॉइंट पर पड़ा हुआ था। मैंने क्या किया, इस पी से इस जो है वो पेंडुलम को यहां से पकड़ा और इसको पी से कहां लेकर आ गया? क्यू पॉइंट पर लेकर आ गया। अब देखिए, क्यू पॉइंट पर इसने जो है वो, मैंने इस पॉइंट पर फोर्स लगाई पी पर, और इसने डिस्प्लेसमेंट कहां कवर किया? क्यू की तरफ। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है टुवर्ड पी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड पी। जैसे मैं यहां से छोड़ूंगा तो यहां से मूव करके यहां आएगा आर पॉइंट पर। आर पॉइंट पर भी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, लेकिन इसकी भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी टुवर्ड पी। तो ये इस तरह की जो मोशन है आपके पास, वो क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ठीक है, आपको भी इसकी समझ नहीं आएगी, हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपको एग्जांपल्स के थ्रू जो है वो इसकी ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट सिस्टम जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिस्टम है, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ लाहौर बोर्ड। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट इज मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। हमने क्या करना है, इसके अंदर एक स्प्रिंग जो है वो उसकी मोशन को फाइंड करेंगे, जो कि एक मैश जो है वो उसकी मोशन देखेंगे, जो कि एक स्प्रिंग के साथ जो है वो अटैच होगा, और ये स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की सबसे सिंपल टाइप या सबसे सिंपल सिस्टम जो है वो आपके पास यही वाला सिस्टम है, हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम। ठीक हो गया। अच्छा जी, सबसे सिंपल टाइप जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो यही है आपके पास, हॉरिजॉन्टल मैश स्प्रिंग सिस्टम। इसको देखते हैं। देखिए, आपके पास डायग्राम के अंदर शो हो रहा है, मेरे पास एक मैस m है जो कि एक स्प्रिंग के साथ जो है वो बांधा हुआ है। ठीक है, वो इस वक्त जो है वो रेस्ट पे है, इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, मतलब इसके ऊपर फोर्स क्या है? जीरो है। ठीक है, और ये किस पोजीशन पर है? ओ पोजीशन पर है। ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ, कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, सब कुछ जो है अभी जीरो है, ये रेस्ट पर है। अब क्या किया मैंने, इस पर एक फोर्स लगाई और उसको फोर्स लगाकर जो है वो ए पोजीशन पर मैं लेकर आया। अब ए पोजीशन पर लेकर आया तो इसने डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो कवर किया, डिस्प्लेसमेंट एक्स। ठीक हो गया। इसके अलावा जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये दोबारा जो है वो ओ पोजीशन पर रुकेगा नहीं, बल्कि बी पोजीशन पर जो है मूव कर जाएगा। तो बी पोजीशन पर जाने के बाद भी जो इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, इसकी वर्किंग को हम आगे जाके भी देखते हैं, अभी सिर्फ ये सुनेंगे वो क्या रहा है। मैंने एक फोर्स लगाई इस मैस m पर, और इसने किया कुछ ओ पोजीशन से ए पोजीशन पर कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा, जाहिर बात है उतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो यहाँ पर एक हुक्स लॉ है जो कि आप 9th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। उस हुक्स लॉ के मुताबिक क्या डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी जिस्म पर लगने वाली फोर्स जो है वो उस जिस्म में प्रोड्यूस होने वाले लेंथ का जो चेंज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसको जब खींचा तो उसमें जो लेंथ पे चेंज आया ना, उसके स्प्रिंग के लेंथ में थोड़ा सा चेंज आया, वो चेंज x जो है वो क्या है आपके पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? फोर्स के। तो उसको मैथमेटिकली मैं कुछ ये लिख सकता हूं, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब ये माइनस क्यों आया ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, माइनस क्यों आया। अभी आपने जो है यहाँ पर माइनस x जो है वो लिख दिया। ठीक है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x आ गया। अब मैं क्या करता हूं, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म किया जाता है तो आपको पता है इक्वल के साथ कोई कांस्टेंट लगता
सकता है। तो मैंने क्या किया, उस साइन को जब खत्म किया तो मेरे पास इक्वल के साथ k आ गया, तो ये मेरे पास बन गया f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पर जो है मेरे पास x जो है वो क्या है, उस मैस का डिस्प्लेसमेंट है जो कि उस मैस ने कवर किया, m मैस ने कवर किया, x डिस्प्लेसमेंट है। और यहाँ पर जो k है वो आपके पास एक स्पेशल काइंड ऑफ कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। ये वो कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग का कांस्टेंट है, स्प्रिंग के अंदर जो है वो इलास्टिसिटी प्रोड्यूस हुई है उसका कांस्टेंट है। ठीक हो गया, जिसकी डेफिनेशन अगर हम करें तो वो यूं होगा, k की वैल्यू निकालें तो माइनस x जो है यहाँ जो है वो क्या हो रहा है आपके पास डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा f के नीचे, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू माइनस f ओवर x। तो यहाँ से आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से जो है वो आप स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया, आप जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट की इस मैथमेटिकल फॉर्मूले से जो है वो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए जो हमारे पास k की वैल्यू होती है ना, वो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास अगर स्प्रिंग स्टिफ है, मतलब हार्ड स्प्रिंग है, तो उसकी k की वैल्यू जो है वो लार्जर होगी। इसी तरह अगर आपका स्प्रिंग सॉफ्ट है तो उसमें k की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल वैल्यू ऑफ k वहां पर जो है वो फाइंड की जाए, वहां पर k की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ f इज इक्वल टू होता है ma के। ठीक है, ये आपके पास न्यूटन का सेकंड लॉ आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, f इज इक्वल टू ma। इस जो हम जब इस f की वैल्यू को अगर पीछे वाले फॉर्मूले में जो है वो पुट करें तो मेरे पास क्या बनेगा, k इज इक्वल टू, ऊपर f था, f की जगह मैंने ma पुट कर दिया डिवाइडेड बाय x एज इट इज आ गया। अब यहाँ पर अगर हम x को जाके वहां पर a की वैल्यू, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें तो x वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां आके डिवाइड बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू माइनस k ओवर mx। ठीक है, अब यहां पर आप गौर करें, जो k है वो भी कांस्टेंट है और हमारे पास मैथ जो है वो तो चेंज नहीं ना हुआ, मैथ भी कांस्टेंट है। और अगर k और m दोनों कांस्टेंट हैं तो मैं इन दोनों कांस्टेंट और इक्वल की जगह प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा रही, तो मेरे पास यहां पर फार्मूला क्या बन गया, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये आपके पास जो है वो फार्मूला बन गया। अब इस फार्मूले के अंदर वो कहता क्या है, देखिए इसकी स्टेटमेंट अगर देखें तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो x है, जो a है, x इज डिस्प्लेसमेंट एंड a इज एक्सेलरेशन। तो यहां पर वो ये कहता है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो वो ये कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीन पोजीशन। ठीक हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा जो है वो आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को कवर करेंगे। ठीक हो गया, तो आपका एक्सेलरेशन भी उस कदर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक हो गया, यहां तक मसला। अच्छा, अब हम जरा जो है वो इसके बारे में देखते हैं जी, नेगेटिव साइन के बारे में मैंने आपको बताया था नेगेटिव साइन क्या होता है। ठीक है, अब वहां पर जो नेगेटिव साइन था मैंने आपको फिजिक्स के अंदर बताया था कि 9th क्लास के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो नेगेटिव साइन अगर फिजिक्स के अंदर आ जाए तो उसका मतलब ये होता है ऑपोजिट इंटरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि स्प्रिंग पर लगने वाली जो फोर्स है वो हमेशा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी बट ऑपोजिट इंटरेक्शन, मतलब अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है तो इसके दरमियान में जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब ऑपोजिट इंटरेक्शन, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी फोर्स है जो कि देखें हम जब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर जा रहे हैं तो स्प्रिंग इसको अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, मतलब उसको जो है वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करने दे रहा। तो ऐसी फोर्स जो इसको रोकने के जो काम करती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। इस रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आपको इस बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशंस टुवर्ड द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करने के दौरान मीन पोजीशन की तरफ खींचती है। ठीक है, मतलब हमने इस ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पर लेकर आए थे तो एक फोर्स इसको मीन पोजीशन की तरफ खींच रही है, वो फोर्स क्या कहलाती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। ये रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब आप वीडियो के अंदर जो है वो यहाँ पर आप वीडियो जो नीचे चल रही है आप उसके अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वाइब्रेटरी इसके अंदर जो है वो मैक्सवेल सिस्टम की वर्किंग बताई गई है। मैं आपको इसकी वर्किंग बताता हूँ। इसकी वर्किंग क्या है कि जब भी आप एक मैस को O पोजीशन से A पोजीशन की तरफ लेकर आते हैं, अब उसको वहां पर छोड़ देते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, A पोजीशन पर लेकर आए, A पोजीशन पर ले आने के बाद आपने जब उसको छोड़ दिया तो वो स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कहां मूव करेगा, मेन पोजीशन की तरफ। तो वो जो है मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, लेकिन वो O पोजीशन पर रुकेगा नहीं। ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो O पोजीशन की तरफ मूव तो करेगा, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू मोमेंटम वो मेन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, बल्कि कहां मूव कर जाएगा, B पोजीशन की तरफ जो है वो थोड़ा सा बैक एंड पर मूव कर जाएगा। वहां पर मूव करने के बाद जो है वो B पोजीशन तक पहुंच जाएगा। B पोजीशन पर पहुंचने के बाद
वो दोबारा जो है वो स्प्रिंग की एक फोर्स जो है वो उस पर लगेगी और वो दोबारा मीन पोजीशन की तरफ जो है मूव करेगा। फिर इसी तरह मीन पोजीशन पर वो रुकेगा नहीं, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया वो अभी वो रुक नहीं सकता, उसके पास वेलोसिटी है, कुछ एनर्जी है, वो फिर ए पोजीशन की तरफ मूव करेगा। इस तरह वो मूव करता जाएगा, इवन के ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो उसकी मोशन कम हो जाएगी, ठीक है, और वो रुक जाएगा। तो ये इस तरह की देखें, अब एक मीन पॉइंट ओ पॉइंट के इर्द गिर्द जो है उसने मूवमेंट की, तो एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन, मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था क्या कहलाती है, ये वाइब्रेशन, और यानी यही सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ठीक हो गया। तो मास की जो ये मोशन है, ये कौन सी मोशन हुई, सिंपल हार्मोनिक मोशन हुई। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे देखें, ये आपके पास जो ये टू एंड फ्रो मोशन का जो है वो प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, ठीक है। तो लिहाजा अगर ये फ्रिक्शन लेस होगा, अगर तो हम यहाँ पर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें तो ये मूवमेंट कभी भी नहीं रुकेगी। तो ये क्या हो जाएगा, एक फिक्स पॉइंट के अगेंस्ट टू एंड फ्रो मोशन इसकी कंटिन्यूस हो जाएगी। तो इस तरह की मोशन क्या कहलाती है, आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। ये आपको डेफिनेशन भी यहाँ पर जो है वो हल्की सी मिल जाएगी मैस स्प्रिंग सिस्टम की। अच्छा, इसके टाइम पीरियड को डिस्कस करते हैं कि इसका टाइम पीरियड जो है वो हम कैसे मेजर करेंगे। इसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आपको इस बॉक्स के अंदर नजर आ रहा होगा, बट टाइम पीरियड जो है उसका प्रूफ कोई नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मूला जो है उसका याद रखना है। प्रूफ है बट आपके लेवल की बात नहीं है। तो इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, T = 2 पाई अंडर रूट m ओवर k। यहाँ पर जो m है वो मास है और k जो है वो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, पाई इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पर जो है वो t इज अ टाइम पीरियड। तो यहाँ से आप टाइम पीरियड जो है इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया यहाँ तक तो। तो यहां से जो है वो t इज टाइम पीरियड, तो यहां से आप इसका टाइम पीरियड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, अच्छा जी, अब जरा देखें, जब ये मास मूव कर रहा था तो उसके अंदर कुछ एनर्जी का कांसेप्ट देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपकी बुक के साइड पर बना भी होगा पेज के, तो ये जरा जो है वो वैसे कंसेप्चुअल काम है, जरा देखिएगा। देखिए, जब आपका मास रेस्ट पे था तो उसके ऊपर ना कोई पोटेंशियल एनर्जी थी, ना कोई काइनेटिक एनर्जी थी, वो रेस्ट पे था, ना कोई मोशन थी, ना कोई उसकी पोजीशन में चेंज आया, तो उसके अंदर कोई एनर्जी जो है प्रोड्यूस नहीं हुई। जैसे ही हमने इसको फोर्स लगाकर ए पोजीशन की तरफ लेकर आए तो इसकी पोजीशन जो है वो क्या हुई, चेंज हुई। पोजीशन में अगर चेंज आए तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ए पोजीशन पर लेकर आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, बट इसमें भी कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। समझ आई बात की। तो मैक्सिमम पोजीशन पर जाने के बाद इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, बट काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो। हमने जैसे ही इसको छोड़ दिया, अब ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, अब इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई और डिस्टेंस जो है वो कम होता जा रहा है। जैसे ये ओ पोजीशन मीन पर पहुंचेगा तो इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मतलब जब मैक्सिमम वेलोसिटी हुई तो मीन पोजीशन पर इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन चूंकि इसकी पोजीशन जो थी वो दोबारा अपनी पोजीशन पर आ चुका है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी तरह जब वो दोबारा जो है वो बी पोजीशन पर जाएगा तो वहां पर जाकर रुक जाएगा, रुकने से वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जो है वहां पर मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह जो है वो मोशन इसकी एनर्जी के साथ साथ जो है वो होती रहेगी, एनर्जी जो है वो कन्वर्ट भी होती रहेगी। अब देखें, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इस तरह तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास जो सिस्टम है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ओबे करता है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है कि हमारे पास जो एनर्जी है वो ना बनाई जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें मौजूद जो एनर्जी थी वो क्या हुआ, वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। ठीक हो गया। तो इसमें एनर्जी भी जो है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, अगर आप फ्रिक्शनलेस की बात करो। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको बताता चलूं कि हमारे इंसान के जो है वो कान के अंदर जो है वो एक एयर ड्रम होता है। उस एयर ड्रम जब एयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो आपको आवाज सुनाई देती है। हमारे जब हम बोलते हैं तो ये वेव जो है आपके कान के एयर ड्रम के साथ जाकर जो है टकराती हैं, जिसकी वजह से एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो है आपको आवाज की समझ आती है, आपको समझ आती है कुछ बोल रहा है। तो हमारा जो एयर ड्रम है वो एक सेकंड के अंदर 220,000 टाइम्स जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, आपने याद रखना है आपका एयर ड्रम 20,000 टाइम जो है वो एक सेकंड के अंदर वाइब्रेट करता है। ये आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो ये आपके पास एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम था, हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम, जो कि हमारा एक मेन टॉपिक था, एक लॉन्ग क्वेश्चन था। आज का हमारा यहाँ तक ही लेक्चर है। ठीक है, तो अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अगर आपको हमारे इस टॉपिक की समझ आई है, इस लेक्चर की समझ आई है, तो हमारे द स्टडी पॉइंट डॉट पीके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप जो है हमारी मजीद वीडियो से फायदा उठा सकें। आप हमारे चैनल द स्टडी पॉइंट पीके पर जाकर जो है वो प्लेलिस्ट के अंदर बाकी लेक्चर्स को भी बाकी लेक्चर्स भी हैं तो वो देख सकते हैं, उससे भी फायदा उठा सकते हैं। तो आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना ख्याल रखिएगा। आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर करूंगा। आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।